विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है अकबर महान। अकबर हुमायूं के बाद भारत का बादशाह बना। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को एक राजपूत परिवार में अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। बचपन में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था इसने। लेकिन अकबर के बारे में बता दें कि अकबर की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हुमायूं के द्वारा की गई थी, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा शौक नहीं था, बल्कि शिकार करना, घुड़सवारी करना, अस्त्र शस्त्र का अध्ययन करना, इनमें ज़्यादा इनकी रुचि थी। 9 वर्ष की आयु में अकबर का विवाह हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम से हुआ। हिंदाल इसका चाचा था और उसी की लड़की के साथ इसका विवाह हुआ था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब के में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, जो अफगान शासक था। और इसी समय उसे पता चला कि उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो कालानूर, जो आज गुरदासपुर पंजाब के अंदर पड़ता है, नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को बैराम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने उनका राज्याभिषेक किया। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैराम खां के संरक्षण में ही शासन किया, इसलिए बैराम खां उसका संरक्षक था। और बैराम खां उनका वो विशेष विश्वासपात्र सेवक था जिसकी वजह से ही अकबर हिंदुस्तान के सिंहासन को सुदृढ़ता प्रदान कर पाया। राज्याभिषेक के समय उसकी लगभग आयु 13 वर्ष थी और उसे शहंशाह की उपाधि धारण की थी। अकबर ने बैराम खां को अपना वजीर बनाया, जिसे वकील उस सल्तनत भी कहा जाता है। उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैराम खां फारस का सिया था तथा हुमायूं के साथ फारस से आया था, परंतु उनका सिया होना उनके अन्य अमीर जो सुन्नी थे उनको पसंद नहीं आया। इसलिए धीरे धीरे बैराम खां और अकबर में दूरियां बढ़ती गई। अकबर ने बैराम खां को अपना वकील ए सल्तनत तो बना लिया, लेकिन धीरे धीरे जब अमीर विरोध करने लगे तो उन्हें एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम, जिसका जन्म हुमायूं की अन्य पत्नी मानचुचक बेगम से हुआ था, वह शासन कर रहा था और उसे मुनीम खां का संरक्षण प्राप्त था। बैराम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 ईस्वी में आदिल शाह सूर के वजीर व सेनापति हेमू को पराजित किया और इसके बाद ही अकबर हिंदुस्तान का निष्फिक्र होकर के बादशाह बना था। हेमू ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित किया था और कहते हैं कि यह 17वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मध्यकालीन भारत में हेमू ही एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था, चाहे वो कुछ महीनों या कुछ समय के लिए ही किया। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था, 17वां नहीं 14वां शासक था। और हेमू के बारे में कहते हैं कि वह रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचता था, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं अपनी योग्यता से वह उच्च अमीरों के संरक्षण में आया और उनकी योग्यता का सबने स्वागत किया। वह उच्च पद पर पहुंच गया अपनी योग्यता से। उसने कहते हैं कि 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें 22 लड़ाइयों में वह विजयी हुआ था। अकबर के विरोधी सरदारों ने शाह अब्दुल माली प्रमुख था, वह अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था। ऐसे छोटे मोटे और भी थे, लेकिन बैराम खां के आगे उनकी दाल नहीं गली और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। 1560 में अकबर ने तिलवाड़ा के युद्ध में बैराम खां को पराजित किया, क्योंकि बैराम खां सत्ता को अपने हाथों में
केंद्रित करना चाहता था। इसके लिए मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि जब धीरे धीरे बैराम खां जो उसका संरक्षक था अकबर का, वो शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर रहा था। यदि ये कहा जाए कि उसके दिल में किसी प्रकार का कोई छल कपट था, ये तो नहीं था, लेकिन अकबर को यह कहने लगा कि मेरा जो वकील सल्तनत है वो मुझे बहुत सी बातों की जानकारी नहीं देता और निर्णय स्वयं लेता है। ऐसे में कहते हैं कि उसने बैराम खां के सामने दो रास्ते रखे थे कि या तो वह किसी जागीर को दे दिया जाए उसे और दिल्ली से दूर चला जाए, या फिर बाद में यह था कि वह मक्का मदीना की यात्रा पर चला जाए। लेकिन वह मक्का मदीना की यात्रा के लिए रवाना भी हो गया, लेकिन रास्ते में अकबर के प्रति उसमें थोड़ा सा द्वेष की भावना आ गई और वह युद्ध पर उतर आया। और इसलिए 1560 के अंदर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें बैराम खां पराजित हुआ। पीर मोहम्मद के व्यवहार से परेशान होकर भी बैराम खां ने विद्रोह किया था। तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व पीर मोहम्मद ने ही किया था और उसी ने उसको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रोत्साहित तो क्या, ये कहना चाहिए कि उसका व्यवहार ऐसा था पीर मोहम्मद का कि बैराम खां युद्ध पर उतर आया। बैराम खां ने मीर अब्दुल लतीफ़ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया था। मीर अब्दुल लतीफ़ ये बहुत अच्छा विद्वान था, जिसकी शिक्षा दीक्षा के लिए अकबर के लिए नियुक्त किया था, लेकिन अकबर ने तो शिक्षा में ज़्यादा विश्वास नहीं किया, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान पर उसने ज़्यादा विश्वास किया। इसलिए किताबी ज्ञान अकबर को नहीं था, बल्कि उसको व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा था। बैराम खां की मक्का जाते समय गुजरात में पाटन के पास मुबारक नामक एक अखफान ने हत्या कर दी और इस तरह से 31 जनवरी 1561 को बैराम खां की मौत हो गई। क्योंकि मुबारक खां के पिता की कहते हैं एक बार बैराम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में हत्या कर दी थी और उसी का बदला उसने लिया था। संरक्षक के रूप में बैराम खां की सबसे बड़ी उपलब्धि हेमू को पराजित करना और अकबर के प्रतिद्वंदियों को नष्ट करके अकबर को मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठाना और उनके राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करना, ये उसकी बहुत बड़ी एक सफलता थी या उसकी एक बहुत बड़ी सेवा थी। अकबर ने बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। बैराम खां का एक पुत्र था अब्दुर रहीम खान खाना की उपाधि उसे अकबर ने दी थी। अकबर ने उनके पिता को भी खाना की उपाधि दी थी। सलीमा बेगम हुमायूं की बहन गुलरुख बेगम की पुत्री थी। सलीमा बेगम और अब्दुर रहीम खान इन दोनों ने मुगल साम्राज्य की निस्वार्थ सेवा की। अब्दुर रहीम अकबर के बेटे सलीम का गुरु भी था। अबुल फजल ने बैराम खां के पतन के लिए अकबर की धाई माँ महम अनगा को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि महम अनगा अपना प्रभाव अकबर पर जमाना चाहती थी और यही बात है कि वो नहीं चाहती थी कि अकबर बैराम खां के नियंत्रण में रहे। बैराम खां 1555 में अकबर का संरक्षक बना था। इससे पहले मुनीम खां अकबर का संरक्षक था। बैराम खां के पतन के बाद मुनीम खां वकील मुतलक के पद पर नियुक्त हुआ और खाना की उपाधि देकर उन्हें पुनः संरक्षक बना दिया। 1560 से लेकर 1562 तक अकबर का शासनकाल पर महम अनगा, उसके पुत्र आदम खां, पुत्री जीजी अनगा के प्रभाव होने के कारण इस काल को पेटीकोट सरकार या हरम दल का काल कहा जाता है। इसको यूँ समझिए कि जो ही बैराम खां की मृत्यु हुई उसके बाद 2 वर्ष वह हरम की महिलाओं के प्रभाव में रहा और शासन कार्य में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अब अकबर इनमें फंस गया, इसलिए इन 2 साल का जो पीरियड था, जिनको कहते हैं कि महिलाओं के द्वारा अकबर शासित हुआ, उसको पेटीकोट सरकार या हरम दल की सरकार के नाम से जाना जाता है। दाहिमा के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने मुनीम खां की जगह अपने सर्व प्रमुख आया जीजी अनगा के पति को अपना वकील मुतलक बना दिया। इस तरह से अकबर 1562 में जाकर के
हरम के प्रभाव या बैराम खां के प्रभाव से निकल पाया और उसके बाद उसने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दिया। अकबर के समय की प्रमुख घटनाओं को एक जगह इकट्ठा करके दिखाने का प्रयास किया गया है कि 1562 के बाद जब अकबर स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहले उन्होंने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में उसने तीर्थकर की समाप्ति कर दी, 64 में जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया। ये 3 ऐसे कार्य थे कि हिंदुओं ने भी अकबर को अपना शासक स्वीकार कर लिया। अब अकबर एक राष्ट्रीय शासक हो गया, यानी वह हिंदू जनता में भी लोकप्रिय हो गया। 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, 74-75 में समाचार देने वाले गुप्तचर विभाग की स्थापना की, 74 में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की, 1575 में उसने मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, 75 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया, 77 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जहां बाद में उसने अमृतसर नगर बसाया। 78 में इबादत खाने को सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया गया। 1579 में उसने मजहर की घोषणा की। 80 में संपूर्ण राज्य को उसने 12 सूबों में बांटा, 12 प्रांतों में। 80 में ही उसने टोडरमल द्वारा दहशाला प्रणाली, दहशाला का मतलब 10 साल की व्यवस्था थी, ये जो राजस्व है इकट्ठा करने के लिए थी। 80 में उसने फादर एकलव्य के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जैसूस मिशन फतेहपुर सीकरी आया। 1582 में इबादत खाने में बहस पर रोक लगा दी, क्योंकि इनमें वाद विवाद ज़्यादा होने लगा, जो दूसरे धर्म के मतावलंबी यहाँ आने लगे। 1582 में ही उसने सोचा कि एक अच्छा धर्म चलाया जाए, जिन्होंने दीन ए इलाही नामक धर्म की घोषणा की, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयाँ हों लेकिन बुराइयाँ न हों। 1583 में इलाही संवत नामक एक कैलेंडर जारी किया और 1583 में कुछ निश्चित दिनों के लिए उसने पशुवध पर भी रोक लगाई। तो ये महत्वपूर्ण कार्य किए। अब कल हम इन्हीं कार्यों पर, उनका साम्राज्य विस्तार पर आदि पर विस्तार से चर्चा करें। धन्यवाद।